हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। जी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो हमारा एएलपी का जो पीवाईक्यू। जी हाँ दोस्तों, एएलपी का जो हम लोग पीवाईक्यू यहाँ पे देख रहे थे, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। और आज हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं जो आज हम लोग 10 अगस्त शिफ्ट 1 का यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हमारा साइंस का जो है वो टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। साइंस के 20 क्वेश्चन जितने टोटल जो कंप्लीट जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट 1 में, उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चनों को। इससे पहले अगर आप नहीं देखें तो 9 अगस्त के शिफ्ट 1, 2 और 3 को भी अगर नहीं देखे हैं तो देख ले जाके, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। आपको बता दें कि ये एएलपी के जो आने वाले 2024 में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेलवे के जितने भी जो साइंस के लिए जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, उनके लिए तो हम बोलेंगे आपको करना ही करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप सिर्फ प्रीवियस ईयर ही अगर करके जाते हो ना, तो आपके लिए जो है वो सफिशिएंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, H2O2 प्लस Cl2 यहाँ पे जो है वो बराबर हो जाएगा 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में। ये एक अभिक्रिया है जो आपको यहाँ पे दिया गया है। इसमें आपसे पूछा गया कि H2 और O2 जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, किसके रूप में कार्य करता है, आपको ये यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक ऑक्सीकारक। जी हाँ दोस्तों, एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गति का जो पहला समीकरण था वो किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, गति का जो पहला समीकरण था वो वेग और समय के बीच, यहाँ पे देख सकते हैं, वेग और समय के बीच जो है वो संबंध को दर्शाता है। यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों, गति का जो पहला समीकरण था वो क्या था, तो v बराबर u प्लस एटी था। जहाँ पे आपका v यहाँ पे क्या था, तो अंतिम वेग था, u आपका प्रारंभिक वेग था और a आपका त्वरण था। तो इसको आप याद रखिएगा। और t आपका समय था। यहाँ पे जो है इससे जो बहुत सारा न्यूमेरिकल भी जो है वो पूछा जाता है गति का पहला समीकरण से। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, वेग समय संबंधी गति का पहला समीकरण देता है और इसका उपयोग त्वरण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट कि स्थिति समय संबंधी गति का दूसरा समीकरण देता है। अर्थात दूसरा समीकरण क्या है, तो s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्थिति वेग संबंध गति का तीसरा समीकरण देता है, अर्थात v स्क्वायर बराबर ut प्लस 2as। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो है वो आपका इन फॉर्मूले से, तीनों फॉर्मूलों से जो है वो न्यूमेरिकल भी यहाँ पे भर भर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिट गया है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होगा, यहाँ पे ये पूछा गया था। चलिए हम लोग यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड जो है वो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा पर आने वाला तत्व नहीं है, कौन सा रेखा पर आने वाला तत्व नहीं है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं। बिस्मथ जो है वो आवर्त सारणी में मौजूद रेखा पर आने वाला तत्व नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे बिस्मथ जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो उपधातुओं को रेखा पर आने वाले तत्वों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो धातुओं और अधातुओं दोनों के गुणों वाले होते हैं और दोनों के बीच एक सीमा रेखा बनाते हैं। इस प्रकार जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलेनियम और स्टेटिन को रेखा पर आने वाले तत्व कहा जाता है। तो इनको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु इसका उदाहरण है। तो मिश्र धातु किसका उदाहरण है, तो ठोस विलयन का जो है वो ये उदाहरण है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक मिश्र जो है वो एक मिश्र धातु ठोस विलयन का एक उदाहरण है। उदाहरण में स्टील, पीतल, कांस्य आदि शामिल हैं।
अन्य धातु के साथ या अन्य तत्व के साथ धातु का संयोजन मिश्र धातु के रूप में जाना जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कोलाइड के बारे में। तो एक विषम प्रणाली जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ जैसे जिसे फैलाव माध्यम कहा जाता है, बहुत महीन कणों के रूप में मिलाया जाता है, तो उसको जो है वो कोलाइड कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। इमल्सन के बारे में देख सकते हैं, एक कोलाइडी विलयन जिसमें फैला हुआ पदार्थ और फैलाव माध्यम दोनों तरल हैं को इमल्सन के रूप में जाना जाता है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? तो एक मिश्रण जो रचना में आसान है उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरे। तो एक ध्वनि का तारतत्व उसके किस पर निर्भर करता है? जो ध्वनि का तारतत्व है वो किस पर निर्भर करता है, यहाँ पे ये आपसे पूछा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयाम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए धातु अपने विलयन से धातु बी को विस्थापित कर देता है तो धातु ए क्या होगा? तो धातु ए के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही आंसर, धातु ए अपने विलयन से धातु बी को विस्थापित करता है तो बी की तुलना में धातु ए अधिक अभिक्रियाशील होगा। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभिक्रियाशील तत्व रासायनिक अभिक्रिया में कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप उदाहरण के लिए Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, ये जो है वो अभिक्रिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धातु ए अपने विलयन से धातु बी को विस्थापित कर देता है तो धातु ए क्या होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रिपीट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यौन प्रजनन में जनक उनके गुणसूत्रों के आधे हिस्से का योगदान होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधा गुणसूत्र माता द्वारा दिया जाता है और आधा पिता द्वारा। मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिसमें 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। 23 गुणसूत्र में पिता से और 23 माता से आते हैं। जिस प्रकार प्रजनन विभिन्न लिंगों की 2 व्यक्तियों की अनुवांशिक सामग्री का संयोजन होता है उसे यौन प्रजनन कहते हैं। नर और मादा युग्मक एक वंश विकसित करने के लिए फ्यूज कहते हैं। अन्य प्रकार का प्रजनन अलैंगिक प्रजनन है जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना गलत है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। किसी यौगिक का परमाणु, किसी तत्व का 1 मोल, एक यौगिक का 1 मोल, किसी तत्व का परमाणु। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा किसी यौगिक का परमाणु, ये यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी यौगिक के परमाणु का उपयोग गलत उपयोग है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं, एक तत्व का 1 मोल उस तत्व का मात्रा है जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं जिससे यह बना होता है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बंडिंग मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है और पुनर्जनन कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रा पुनर्जनन और बंडिंग मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। बंडिंग मुकुलन में शुरू में मुकुल एक छोटे उभार के रूप में दिखाई देता है। 2 से 4 दिन के भीतर वे पूरी तरह से गठित हाइड्रा बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रा का संबंध सिलेंट्रेटा संघ से होता है। इसको आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पे ईस्ट हो गया। तो ईस्ट को जो है वो खमीर एक कवक है। यह मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है और इसका मच्छर से लैंगिक चक्र और मनुष्यों से अलैंगिक चक्र है। अलैंगिक चक्र में यह बहुविखंडन से गुजरता है। फिर आ जाता है आपका प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया जो है वो पुनर्जनन के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है
और वास्तव में इसकी पुनरुत्पादन शक्ति सर्वोच्च है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण तत्व क्या है। यहाँ पे संक्रमण तत्व के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन पूरा। तो संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिनके दो सबसे बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये तत्व आंशिक रूप से अपने किसी भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में या डी उपकोष में भरे होते हैं और इन्हें आमतौर पर डी ब्लॉक संक्रमण तत्वों के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि उदाहरण में दिया गया है CU, ZN, AG, CD, AU, HG आदि हैं। F ब्लॉक तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा को किसी कार्य को करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। यांत्रिक ऊर्जा का वह रूप है जो किसी वस्तु की स्थिति और गति से संबंधित है, इसीलिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिला के ही जो है वो हम लोग उनको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं रासायनिक यौगिक के आबंध में संग्रहित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। और नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, नाभिकीय संलयन ऊर्जा और नाभिकीय विखंडन ऊर्जा, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी है। जो चिंता करता है, ऐसा कौन सा भाग है जो हमारे मस्तिष्क में है जो मुख्य रूप से चिंतन के लिए चिंता के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, तो देखते हैं हम लोग। अग्र मस्तिष्क मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी है। आप याद रखिएगा जो हमारा अग्र मस्तिष्क है वो चिंता के लिए उत्तरदायी होता है। और अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है, इसको आप याद रखिएगा। अग्र मस्तिष्क में जो है वो हमारा उसके अंदर में क्या होता है, तो प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। प्रमस्तिष्क जो है वो सभी स्वैच्छिक गतिविधियों जैसे चिंतन करना, सीखने, तर्क करने आदि को नियंत्रित करता है। और पश्र मस्तिष्क जो है वो पोंस, अनुमस्तिष्क और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है। मेड्यूला में श्वसन, हृदय परिसंचारी परिवर्तन के नियंत्रण केंद्र होता है। अनुमस्तिष्क शरीर के अभिविन्यास, आसन और संतुलन को बनाए रखता है। और मध्य मस्तिष्क में 4 लोब होते हैं जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। वर्ड ये जो थोड़ा सा शब्द जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप मिड ब्रेन आपका है ये वाला, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर ब्रेन हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा हिंड ब्रेन, इसको आप याद रखिए। ये पूरा हमारा ब्रेन का जो है वो हमारा चित्र दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस हमारा किधर है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा हाइपोथैलेमस। सेरिबेरम यहाँ पे हो जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैलेमस कहाँ पे है, तो ये भी यहाँ पे है। ये सारे जो है वो पूरा यहाँ पे दिया गया। और पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पिट्यूटरी जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं, वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग है। पुरुषों में जो है वो प्राथमिक यौन अंग कौन सा है, तो वृषण इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो वृषण जो है वो पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग है। और वृषण अंडकोश में स्थित होते हैं और इनमें शुक्रजनक नलिकाएं होती है जिसमें शुक्राणु पैदा होते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं में सर्टोली कोशिकाएं भी होती है जो पुरुष रोगाणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। वृषण की लेइडिक कोशिकाएं पुरुष हार्मोन एंड्रोजन का उत्पादन करती है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं शुक्रवाहिका, तो पुरुष गौण वाहिनी है जो वीर्य को अधिवृषण से शुक्रसेचक वाहिनी तक ले जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप याद रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जब एक मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। यहाँ पे 10th का क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी का। तो जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं तो क्या होता है,
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हमारा बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO जो है वो हमारा बनता है। रिबन के जलने और चूर्ण की राख अर्थात MgO बनने पर एक चमकदार सफेद रोशनी पैदा होती है। यह अभिक्रिया एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात इसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। हवा में ऑक्सीजन बनने के लिए हवा में ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है प्लस ऊर्जा, ये दोनों जो है वो यहाँ पे ये अभिक्रिया आप देख सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र को क्या कहा जाता है? इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र को जो है वो ध्रुव कहा जाता है, गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को। यहाँ पे देख सकते हैं एक गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह को केंद्र का ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव केंद्र का सतह पर स्थित होता है और इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो यह उस गोले की त्रिज्या है जिसका एक भाग गोलाकार दर्पण का परावर्तक सतह बनाता है और इसे R के रूप में दर्शाया जाता है। वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा? तो यह गोले का केंद्र होता है और परावर्तक सतह इस गोले का भाग बनाती है, इसे C अक्षर द्वारा जो है वो यहाँ पे दर्शाया जाता है। फोकस हमारा क्या हो जाएगा? तो वह बिंदु जिस पर गोलाकार दर्पण से परावर्तित होने के बाद प्रकाश किरणें संकेंद्रित या केंद्रित होती है, इसे गोलाकार दर्पण का फोकस कहा जाता है, इसे F अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स कूलॉम, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देख सकते हैं चार्ल्स कूलॉम ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कूलॉम के सिद्धांत के अनुसार 2 आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और 2 आवेशों के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पे, यह सिद्धांत 1785 में कूलॉम द्वारा दिया गया। ये आप याद रखिएगा कब दिया गया था, तो 1785 में दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा ऑप्शन था जिसमें हम लोग चार्ल्स ड्यूफे, तो इन्होंने जो है विद्युत परिघटनाओं का वर्णन और व्याख्या करने का काम किया। और माइकल फैराडे थे, तो विद्युत अपघटन के अपने सिद्धांत और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? यहाँ पे कौन सा एक धनायन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कार्बोनेट, नाइट्रेट, अमोनियम और हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम जो है वो आपका एक यहाँ पे धनायन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख सकते हैं आप अमोनियम एक धनायन है। धनायन एक आयन आवेशित कण है जिस पर एक धनात्मक आवेश होता है, जबकि ऋणायन पर एक ऋणात्मक आवेश होता है। स्थिर होने के लिए परमाणु द्रव्यमान खोते हैं या प्राप्त करते हैं, ये तो आपको पता है। इसके लिए वे क्रमशः धनात्मक या ऋणात्मक आवेश प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अमोनियम आयन जिसको NH4 धनायन में +1 का आवेश है, और कार्बोनेट आयन जिसको हम लोग CO3 ऋणायन में -2 का आवेश है, और नाइट्रेट आयन जिसको NO3 ऋणायन में -1 का आवेश है, और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो OH ऋणायन में -1 का आवेश है। तो ये सारा आप यहाँ पे ऑप्शन भी देख सकते हैं, इन सभी को आप याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मिश्र धातु है? यहाँ पे मिश्र धातु पूछा गया है, तो पीतल, निक्रोम, इलेक्ट्रम और अमलगम, इनमें से कौन सा मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर देख सकते हैं यहाँ पे जो अमलगम है वो यहाँ पे मिश्र धातु हो जाएगा। पारे का मिश्र धातु अमलगम हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन, तो अमलगम जो है वो मिश्र धातु का विशेष वर्ग है जिसे एक धातु पारक है। सिल्वर अमलगम दंत भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मिश्रण है, इसको आप याद रखिएगा। और गोल्ड अमलगम जो है वो अयस्क से सोने के निष्कर्षण
में इस्तेमाल किए जाने वाला मिश्रण है और धातु के पारा को लोहे के कंटेनर के अंदर रखा जाता है क्योंकि लोहा पारे के साथ एक मिश्रण नहीं बनाता है। पारा एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 80 है। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। पारा वह धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पारा पहला ज्ञात अतिचालक है, इसको भी आप याद रखिएगा। सीनाबार पारे का अयस्क है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये पारा के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका 4 पॉइंट है। पीतल देख सकते हैं यहाँ पे तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। निक्रोम क्या है, तो निक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। इलेक्ट्रम क्या है, तो सोना और चांदी का मिश्र धातु है। ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है। इनमें से कौन सा प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो एल्बुमिन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्लाज्मा का कार्य पूरे शरीर में पोषक तत्वों, हार्मोन और प्रोटीन का परिवहन करना होता है, ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह कोशिका चयापचय में अपशिष्ट उत्पादों के विभिन्न उत्तकों से उन अंगों तक पहुँचाता है जो उन्हें विसहरण या उत्सर्जित करते हैं। प्लाज्मा 90% पानी है, शेष 10% में आयन, प्रोटीन, घुली हुई गैसें, पोषण संबंधी अणु का अपशिष्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा प्रोटीन 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन। ये तीनों को आप याद रखिएगा। इस बार ये पूछा है लेकिन आपसे ये भी और ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये था दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये तीनों का जो है वो ऑप्शन में जो 3 दिए गए थे, इनको भी अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जो लेप्टिन था वो लेप्टिन वसा उत्तक है, शरीर में वसा द्वारा जारी एक हार्मोन है जो आपके शरीर को समय के साथ स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है, इसको आप इधर याद रख सकते हैं। और जो कैरेलिन है वो एक प्रोटीन है जो आपको बालों, त्वचा और नाखूनों में पाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। कैरोटीन जो है वो शरीर के अंगों और ग्रंथियों में भी पाया जाता है। और नेक्स्ट है इंसुलिन। तो इंसुलिन अपने आपके अग्नाशय द्वारा निर्मित एक हार्मोन है जो किसी भी समय आपके रक्त प्रवाह को ग्लूकोज की मात्रा में नियंत्रित करता है। यह आपके लीवर, वसा, मांसपेशियों में ग्लूकोज को संग्रहित करने में मदद करता है और यह आपके शरीर के कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय को नियंत्रित करता है। कौन? इंसुलिन। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन। आज का ये हम लोग 20 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं जो हमारा ALP का 10 अगस्त शिफ्ट 1 का था। दोस्तों ये जो आपके 20 क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें आपके आज से जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सॉल्यूशन, जो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इनको कर जाते हैं तो आपको साइंस में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो आप इनके जो सॉल्यूशन जो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ये आपके लिए आज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे, जो हमारा बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट हम लोग ऐसे ही शिफ्ट वाइज यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।